हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी और आज एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन के साथ हम आपके सामने आए हुए हैं और वो है जो उपनिवेशवाद और देहात का हमने चैप्टर किया है उसके कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस या सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो बुक में मेंशन है उसको हम जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जैसा हम हर बार करते हैं। यानी हम देखेंगे कि जो, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी क्वेश्चन के अपने बहुत महत्व है, इसलिए आज हम कोशिश करेंगे कि उन एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करें, एक मॉडल आंसर टाइप का आपको दें या आपको एक ओवरव्यू भी दें, कुछ ऐसे नोट्स टाइप में प्रोवाइड करें आपको जिससे आप आंसर्स अलग तरीके के भी आए तो उसके कंटेंट को उसमें यूज कर सके। ठीक है, तो आइए इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो है कक्षा 6 से 12 तक के लिए बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा आपको प्रोवाइड कर रही है। यानी आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की इस टीम के साथ जुड़कर आप बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं अपनी परीक्षाओं में। आप जी जान लगाकर पढ़ाई करिए, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपके साथ खड़ा है, निःशुल्क शिक्षा आपको प्रोवाइड कर रहा है। यानी 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बेहतर पढ़ाई करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी हमेशा आपके साथ है, इसलिए आप बिल्कुल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ जुड़े रहिए और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ जुड़कर अपनी पढ़ाई निःशुल्क शिक्षा को और बेहतर बनाइए और परीक्षाओं में अच्छा करिए। इसी क्रम में आज हम स्टार्ट करते हैं जो उपनिवेशवाद और देहात है इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन। हमने इस चैप्टर को डिटेल में देख लिया और इस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के माध्यम से अब हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। अब एक क्वेश्चन है कि ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती क्यों था। अब देखिए इसकी हमने चर्चा भी की थी, हमने जब चैप्टर किया था तो हमने ये डिटेल में देखा था कि सबसे पहले यहां सरकार या अंग्रेजी हुकूमत थी। ठीक है, इस सरकार के नीचे जो प्रमुख बात आती थी वो आपके जमींदार, ठीक है, खासकर ये स्थायी बंदोबस्त जो आया, और जमींदार के नीचे फिर स्थिति क्या बनी, यहां पर जोतदार आ गए। अब हुआ क्या कि जब इन जमींदारों को सुविधा दे दी गई तो इन्होंने अपने जमीनों को पट्टे पर या लीज पे इन जोतदार वर्गों को दे दिया जो थोड़े से धनी किसान थे और खुद नगरों में रहने लगे और आराम से पड़े रहे। अब इन जोतदारों ने इसका फायदा उठाया, उन्होंने पहले तो किसानों को अपने साथ मिलाया और किसानों को मिला के जो अधिक लगान लगाया जाता था उसका विरोध करते थे, टैक्स भी लेट पहुंचवाते थे और इन्होंने एक बहुत बड़ी ताकत अपनी इकट्ठा कर ली। फिर इन जोतदारों ने भी अपने नीचे एक ग्रुप बना लिया, बटाईदार। ठीक है, तो ये सारी जो जमीन के हिस्से में काम करती थी और हिस्सा आधा ले लेती थी, आधा जमीन के मालिक को दे देती थी। तो ये जो कंडीशन बनकर आई इससे जोतदार एक बहुत प्रमुख निकला। तो अब ग्रामीण इलाके के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती निम्नलिखित कारणों से था। अब देखिए कुछ मैंने कारणों को भी और कुछ भूमिका को भी बता दिया कि आप समझ सकें, एक बार रिवाइज कर सकें। 18वीं शताब्दी के अंत तक यानी करीब 1790 से 1800 तक, और 1793 में आया था कॉर्नवालिस कोड, आपको पता ही है, और स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। 18वीं शताब्दी के अंत में एक और जहां कई जमींदार आर्थिक दृष्टि से संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर जोतदार धनी किसानों के रूप में अनेक गांवों में अपनी स्थिति मजबूत किए हुए थे। 19वीं शताब्दी के शुरू के वर्ष से आते आते इन जोतदारों ने जमीन के बड़े बड़े भूखंडों को प्राप्त कर लिया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जमींदार वाला जो सिस्टम था उसके नीचे एक जोतदार वर्ग तैयार हो रहा था और जोतदारों ने बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा भी पा लिया था। वो क्या करते थे, कई बार तो ऐसा होता था कि मैंने आपको बताया सूर्यास्त का नियम लागू था, यानी एक दिन बीतते समय अगर उस समय लगान नहीं पहुंचा तो वहां फिर क्या किया जाता था कि जमींदारों की खेती नीलाम कर देते थे अंग्रेज। तो ये जोतदार जानबूझ के देरी करवाते थे ताकि उनकी जमीन नीलाम और खुद खरीद लेते थे, तो उनके पास अच्छी खासी जमीन आ गई थी। ये जोतदार प्राय अपनी जमीन का बहुत बड़ा भाग बटाईदारों के माध्यम से जुतवाते थे। बटाईदार का मतलब क्या है, जिनके पास जमीन नहीं उनको बोलते थे मेरी जमीन में आके, इसको अंग्रेजी में शेयर क्रॉपिंग कहते हैं, मेरी जमीन में आके काम करो, आधा हमको दे देना, आधा तुम ले जाना। वे बटाईदार एक तरह से जोतदारों के अधीन होता थे और उपज के बाद कुल पैदावार का आधा भाग जोतदारों को दे देते थे। तो एक तरफ जमीन का मिलना, एक तरफ बिना काम किए बटाईदारों से जमीन उपज का आधा भाग ले लेना, इससे जोतदार बहुत मजबूत हो रहे थे। तो ये एक कारण बन रहा था। कई गांवों में जोतदारों की ताकत जमींदारों की ताकत की तुलना में अधिक प्रभावशाली थी। ये जोतदार जमींदारों की तरह जमीनों से दूर शहरों में नहीं बल्कि गांव में रहते थे और ये इनका सबसे बड़ा जो है ना यूएसपी हो गया था, सबसे बड़ी ताकत हो गई थी। वो क्या करते थे कि गांव में ही रैयत के साथ या किसानों के साथ रहते थे और उनको मिला जुला के रखते थे। तो कई बार तो जो जमींदार कहता था उसको भी ये मना करते थे, तो नहीं मानते थे किसान। तो जोतदारों की पावर जो है वो पॉलिटिकली भी बहुत स्ट्रांग हो रही थी, उनकी जो कंडीशन थी, उनका जो स्टैंड था या उनकी जो पोजीशन थी वो बहुत मजबूत होती चली जा रही थी। ठीक है, और इस तरह गांव के गरीब ग्रामीणों को काफी बड़े वर्ग पर सीधा नियंत्रण करते थे। ठीक है, मैंने बताया, मैंने ये भी आपको एग्जांपल में बताया कि जब जमींदारों को जरूरत होती थी कि समय पे लगान मिल जाए, उस समय वो क्या करते थे कि इस लगान को ले जाने में देरी करवा देते थे और जमींदारों की जमीन नीलाम हो जाती थी। ठीक है,
जमींदारों द्वारा लगान बढ़ाने की कोशिश करने पर ये जोतदार उन जमींदारों का घोर विरोध करते थे। अब देखिए क्यों लोग, दो तीन कारणों से जोतदारों के पक्ष में लोग हैं। एक, उन्होंने लोगों को अपने जमीन पे काम करके बटाईदार बना लिया है तो अधीन हो गए हैं। दूसरा, जब जमींदार लगान बढ़ाना चाह रहे थे तो ये विरोध करते थे कि नहीं ये तुम ऐसा मत करो। और जोतदारों के पक्ष में रहते थे जो छोटे छोटे किसान हैं, वो क्या होता है जोतदारों की तरफ खड़े रहते थे कि ठीक है हम नहीं लगान बढ़ाने देंगे। रैयत जमींदारों का जमा लगान इन्हीं जोतदारों के इशारे पर देर से भुगतान करते थे। इस तरह जमींदारों की स्थिति खस्ता हो जाती थी। उनकी जमींदारियों की नीलामी होती थी तो जोतदार अपने धन और बटाईदार के सहयोग से जमीनों को खरीद लेते थे। सिंपल। तो बटाईदार की हेल्प लेकर और अपने पैसे को लेकर ये क्या करते थे, जमींदारों की जमीनें भी खरीद लेते थे। इसलिए जो ये जोतदार वर्ग था वो ज्यादा मजबूत होता चला जा रहा था। ठीक है। जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाते थे। अब देखिए ये जोतदार की कंडीशन आ गई, अब आया जमींदार। अब जमींदारों के सामने दो तीन समस्याएं आपको दिख गई थी शुरू में। एक तो जो है उनको अंग्रेजों की तरफ से जो है प्रेशर रहता था और लोग तो विरोध में रहते थे, जोतदार मजबूत हो रहे थे। तो जमींदार क्या करते थे, तो जमींदार दो तीन टैक्टिक्स अपनाया उन्होंने। एक तो ये अपनाया कि अंग्रेजों ने बोला था कि जो महिलाओं के नाम पे जमीनें रहेंगी उनको नीलाम नहीं किया जाएगा, तो ज्यादातर जमीनें वो औरतों को ट्रांसफर कर देते थे, अपने घर के औरतों को, मां को, बहनों को। दूसरा वो क्या करते थे कि जब अगर मान लीजिए समय से सूर्यास्त के नियम के कारण वो परेशान थे, सूर्यास्त का नियम यानी अगर इस दिन के सूर्य डूबने तक आपने अगर नहीं लगान दिया तो आपकी जमीन नीलाम की जाएगी, जमींदारी छीनी जाएगी। तो वो क्या करते थे कि फर्जी एजेंट बना देते थे कि तुम मेरी जमीन खरीद लेना नीलामी में, और वो खरीदने नहीं थे, बाद वो जमीन उन्हीं के पास आ जाती थी। तो इस तरह के चाले वो चलते थे। जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर निम्नलिखित ढंग से नियंत्रण बनाए रखते थे। जमींदारों ने राजस्व की विशाल धनराशि न चुकाने की स्थिति में कंपनी राज से अपनी जमींदारियों को बचाने के लिए संभावित नीलामी की समस्या से निपटने के लिए कई रणनीतियां बनाई। इन्हीं रणनीति में एक फर्जी बिक्री की तकनीक थी। फर्जी बिक्री मैंने बताया, यानी वो कई बार ऐसा करते थे कि अपनी जमीन जो है दूसरे के नाम पे कर देते थे फर्जी तरीके से। कई बार वो क्या करते थे कि जब नीलाम किया जाता था तो अपने एजेंट बैठा लेते थे और फर्जी तरीके से वो खरीदते थे। फर्जी बिक्री एक ऐसी तरकीब थी जिसमें कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। उदाहरण के लिए वर्धमान के राजा ने पहले तो अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता को दिया, क्योंकि कंपनी ने यह निर्णय ले रखा था कि स्त्रियों की संपत्ति को नहीं छीना जाएगा। वर्धमान के राजा थे और वर्धमान के राजा ने देखा कि उनकी जमीन जब छीनी जा सकती है तो उन्होंने अपनी जमीन ट्रांसफर कर दी माता जी के नाम पे। और यह नियम था कि महिलाओं की जमीन जो होगी वो नीलाम नहीं की जाएगी, महिलाओं की जमीन छीनी नहीं जाएगी। तो इस तरह वो अपनी जमींदारी को बचाने का प्रयास कर रहे थे। इसके अलावा जमींदार ने नीलामी की प्रक्रिया में अपने एजेंटों के माध्यम से जोड़ तोड़ किया। अब मैंने बताया ना कि उन्होंने क्या किया, उनको ये पता था कि भाई अगर हम एक तरह से कह सकते हैं कि अगर हमको जमीन हमारी हमने अगर हिस्सा नहीं दिया, यानी हमने अपना लगान समय से नहीं दिया, तो जो हमारी जमीन होगी कोई ना कोई खरीदेगा। तो ये जमींदार बोलते थे कि ठीक है, नीलामी का जब होगा तो अपने आदमियों को बैठा देते थे और वो ऊंची बोली लगा के जीत जाते थे नीलामी। बाद में वो पैसा ही नहीं भरते थे तो जमीन फिर वापस इनके पास आती थी। कंपनी की राजस्व मांग को कई बार जानबूझकर रोक लिया गया और भुगतान न की गई बकाया राशि बढ़ाई गई। जब भू संपदा का कुछ हिस्सा नीलाम किया गया तो जमींदार के आदमियों ने ही अन्य खरीदारों के मुकाबले ऊंची ऊंची बोलियां लगाकर संपत्ति को खरीद लिया। आगे चलकर उन्होंने इस खरीद की राशि को अदा करने से इंकार कर दिया और भू संपदा को फिर से बेचना पड़ा। यानी जो बेचने की कंडीशन, जो नीलाम करने की कंडीशन बन रही थी कि हम नीलाम कर देंगे आपकी जमीन, वो वहां पे तो दिख जाता था नीलाम हो गया, लेकिन वो कोई खरीदने जाता नहीं था, वो उन्हीं जमींदारों के एजेंट बैठे होते थे। तो ये हथकंडे अपनाकर जमींदार क्या करते थे, कोशिश करते थे कि हम क्या कर लें, हम आधिपत्य कर लें, हम जो है अपने जमीन को बचाए रखें। और ये जमींदारी सिस्टम बनी रही जो काफी दिन तक विरोध का सामना करना पड़ा और ऐसे ही चलती रही। अब इसमें चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कई बार होता था कि जमींदार जो है वो कभी भी राजस्व की पूरी मांग नहीं, एक तरह से कह सकते हैं कि अदा करता था। इस प्रकार कंपनी कभी कभार ही किसी मामले में इकट्ठी हुई बकाया राजस्व की राशियां वसूल पाती थी। जैसे मान लीजिए अगर जमींदार हैं तो जमींदार कई बार ऐसा होता था कि बहुत दिन का पेंडिंग चल रहा है, उस पेंडिंग राशि को भी जल्दी पूरा नहीं करते थे और इतना ज्यादा होता चला जाता था कि वो बहुत मुश्किल होता था कि उसको फिर से वसूल सकें या एक साथ इकट्ठा कर सकें। तो एक वर्चस्व स्थापित कर लिया था। इसके अलावा कई बार ऐसा होता था कि जमींदार लोग अपनी जमींदारियों को छीनने से बचा लेते थे, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैन पावर भी उनके पास ज्यादा हो गया था। उनके पास अपने लठैत थे, अपने कुछ ग्रुप थे, अपने ऐसे लोग थे जिनकी मदद से वो क्या करते थे, एक वर्चस्व बनाने की कोशिश करते थे और उस पर हावी रहते थे। और जब छुड़ाने लोग आते थे जमीन को या कब्जा लेने जमीन पे आते थे, मान ली किसी ने जमीन उनकी खरीद ली और कब्जा लेने उस जमीन पे पहुंचा, तो उनके लठैत जो है उसको कब्जा करने नहीं देते थे। तो जमींदार लोग भी कई तरीकों से अपनी जमींदारियों को छीनने से बचा लेते थे। जब कोई बाहरी व्यक्ति नीलामी में कोई जमीन खरीद लेता था तो उस जमीन पर कब्जा नहीं मिलता था,
कभी कभी पुराने जमींदार अपने लठैतों की मदद से नए जमींदार या खरीदार लोगों को मार पीट कर भगा देते थे, और कभी कभी तो पुराने रैयत बाहरी लोगों को यानी नए खरीदार के लोगों को जमीन में घुसने ही नहीं देते थे, यानी घुसने नहीं देते थे। आपको पुराने जमींदार से जुड़ा हुआ महसूस करते थे और उसी के प्रति वफादार बने रहते थे, और यह मानते थे कि पुराना जमींदारी उनका अन्नदाता है। तो यह बहुत बार देखा जाता था कि जो वफादारी होती थी ना पुराने जमींदारों को लेकर कि ये भाई ये जमींदार जो है ये हमारा अपना आदमी है और इनको जो है हम छोड़ेंगे नहीं, तो होता क्या था कि मान लीजिए कि जमींदारी नीलाम हो गई, और जमींदारी नीलाम होने के बाद जो जिसने जमींदारी खरीदी, जिसने उस जमीन को खरीदी, मान लीजिए जमींदार ने अगर पैसा पे नहीं किया और उसके जमीन को किसी बाहरी लोगों ने खरीदा, तो नया खरीदार अब उस जमीन पे कब्जा करने जाएगा, तो उसको जमींदार के जो लोग थे या उनसे जो वफादार लोग थे वो उसको घुसने नहीं देते। उसको कहते नहीं हमारे जमींदार हमारे ठाकुर साहब वही हैं, उन्हीं की जमीन है, उन्हीं की रहेगी, हम आपको इस पर कब्जा नहीं करने देंगे। तो इस तरह की जो सिचुएशन बनती थी वो भी परेशान करने वाली होती थी, और जमींदार जो है अपनी जमींदारी बचाए रखते थे। जमींदारी की बिक्री से उनके तादाद में और गौरव को धक्का पहुंचता था, इसलिए जमींदार आसानी से विस्थापित नहीं किए जा सकते थे। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लीजिए कोई जमींदार है, वो इस इलाके में अपना वर्चस्व बना के बैठा हुआ है, और उसकी जमीन अगर सोचे कि कोई और आकर वहां उस पर कब्जा करके रहने लगे या किसी और के पास वो जमींदारी चली जाए, इस चीज को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में जमींदार नहीं होते थे, इसलिए उनको हटाना बहुत आसान नहीं होता था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कीमतों में मंदी की स्थिति समाप्त हो गई, इसलिए जो जमींदार 18वीं शताब्दी के अंत के दशक में तकलीफों को भूलने में सफल हो गए, उन्होंने अपनी सत्ता को सुदृढ़ बना लिया और राजस्व के भुगतान संबंधी नियमों को भी कुछ लचीला बना दिया गया। अब देखो, हमने बताया था ना कि कई सारी मंदी आई थी पूरी दुनिया भर में, तो मंदी के समय जमींदारों की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई थी। तो जब जमींदारों की स्थिति कमजोर हो गई तो जमींदारों को थोड़ा धक्का तो लगा था, लेकिन जैसे ही मंदी की स्थिति इंप्रूव होने लगी, ठीक होने लगी, तो फिर जमींदारों को क्या हुआ, उन्होंने अपना वर्चस्व फिर बना लिया, उन्होंने अपना आधिपत्य फिर जमाने लगे। तो इन तरीके से, और उनको टैक्स वसूलने की जो नियम कानून बनाए गए थे उनके लिए, उसको भी कुछ ढीला कर दिया गया, कुछ आसान कर दिया गया। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपनी जमींदारी बचाए रखने में बहुत उनको हेल्प मिली। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पहाड़िया लोगों ने बाहरी लोगों के आगमन पर कैसी प्रतिक्रिया दर्शाई। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि झारखंड में जो राजमहल की पहाड़ियां थी, जो राजमहल की आज का जो झारखंड है, ठीक है ना, वहां पे जो राजमहल की पहाड़ियां थी, वहां पर ये ट्राइब रहते थे, यानी वो जनजाति रहते थे, इनको पहाड़ियां कहा जाता था। हमने भी चर्चा किया था कि स्लैश एंड बर्न यानी कि जो झूम खेती है उस पर आधारित अपनी जीविका चलाते थे, और वो जंगल को काट के वहां पर फसल उगाते थे, फिर कुछ दिन बाद जो है वहां पर जंगल दूसरे उग जाता था और वो आगे बढ़ जाते थे। हमने ये भी समझा था कि जब जो मैदानी इलाके थे, यानी जो पहाड़ी इलाकों से नीचे के जो मैदानी इलाके थे, उन मैदानी इलाकों में क्या हुआ कि जो किसान काम कर रहे थे उनके ऊपर ये पहाड़ी लोग आक्रमण कर देते थे, और आक्रमण करने का मतलब ये होता था कि उनसे फिर बाद में वो जब मैदानी लोगों से लड़ नहीं पाते थे, तो मैदानी लोगों ने ये निर्णय लिया कि ऐसा करेंगे हम कि इनको कुछ महीने में या साल में चीजें देते रहेंगे ताकि ये शांत रहें। अंग्रेजों ने भी उनसे समझौता किया, और समझौता के बाद ये कहा कि ठीक है, आपको हम कुछ चीजें साल में देते रहेंगे और आप हमारे साथ ठीक व्यवहार करिएगा। उस समझौते के बाद भी जो बाहरी लोग उन पहाड़ी इलाकों में जाते थे, उनको वो शक की निगाह से या शत्रुता के दृष्टि से देखते थे। जो बुकानन की जो पूरी हमने दृष्टांत देखा था, उसमें भी ये समझा था कि कैसे उन्होंने बताया कि जब उनसे मिलने उनके पास अंग्रेज लोग जो शांत स्वभाव के थे, जो अंग्रेज मिलिट्री में नहीं भी शामिल थे, वो भी अगर उनके बीच में जाते थे तो उनको वो शत्रुओं की निगाह से देखते थे। 18वीं शताब्दी में पहाड़ी लोगों को पहाड़िया कहा जाता था। वे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे, वे जंगल की उपजे से अपना गुजर बसर करते थे और झूम खेती किया करते थे। झूम खेती को क्या बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्लैश एंड बर्न, ठीक है। अलग अलग नाम से भी इसको जानते हैं कई जगह, ठीक है। इनको कुछ अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से भी जानते हैं। अगर किसी को पता हो किस प्रदेश में झूम खेती का और क्या नाम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वे जंगल की छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काटकर और घास फूस को जलाकर जमीन साफ कर लेते थे, और राख की पोटाश से उपजाऊ बनी जमीन पर अपने खाने के लिए विभिन्न प्रकार की दालें और ज्वार बाजरा पैदा करते थे। अब जब वो जो जमीन जिसपे वो जलाते थे वृक्षों को या जंगलों को, उससे जो राख बनती थी उसमें पोटाश होता था, और वो पोटाश काफी क्या होता था, फर्टाइल बढ़ा देता था, उससे ज्वार बाजरा इस तरह की चीजें उड़ाते थे, ठीक है। वे अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों के प्रवेश का प्रतिरोध करते थे। जो क्वेश्चन था ना कि बाहरी लोगों को देखकर वो क्या करते थे, तो ये बिल्कुल प्रतिरोध करते थे, तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई यहां आए। तो उन्होंने पहले मैदानी लोगों से संघर्ष किया, और बाद में फिर क्या हुआ, जो संथाल लोग आए इनके खिलाफ जो अंग्रेजों ने खड़ा किया था, वो भी क्या हो रहे थे, अपने संथाल लोग उन पहाड़ियों के नीचे बसने लगे तलहटी में, और अपने खेती को बढ़ाने के लिए जंगल साफ करके आगे बढ़ने लगे, तो उनसे भी इनका संघर्ष देखने के लिए मिला। उनके मुखिया लोग अपने समूह में एकता बनाए रखते थे, आपसी लड़ाई झगड़े निपटा देते थे, और मैदानी लोगों तथा अन्य जातियों से लड़ाई होने पर अपनी जनजाति का नेतृत्व करते थे, ठीक है। तो उनके एक लीडर होते थे जो अपनी समस्याओं को दूर करते थे, और अगर लड़ाई होती थी बाहरी लोगों से तो उनको वो एक साथ होकर निपटाते थे, ठीक है। इन पहाड़ियों को अपना मूलाधार बनाकर
पहाड़िया लोग बराबर उन मैदानों पर आक्रमण करते रहते थे और जहां एक स्थान पर बसकर किसान अपनी खेती बाड़ी किया करते थे। तो जैसे मान लीजिए, अगर आप समझने की कोशिश करें, लेट सपोज ये मान लीजिए पहाड़ियां हैं, ठीक है, और यहाँ नीचे ये तलहटी हो गई और ये पूरा मैदान का इलाका हो गया, यानी प्लेन एरियाज हो गया। तो बार बार इन प्लेन एरियाज में घुस के आक्रमण करते थे और इन किसानों को आक्रमण करके इनको हरा के फिर वापस चले जाते थे, ठीक है। और यहाँ के लोग क्या करते थे, अपनी खेती बाड़ी परमानेंट किया करते थे। पहाड़ियों द्वारा यह आक्रमण अधिकतर अपने आप को विशेष रूप से अकाल या अभाव के वर्षों में जीवित रखने के लिए किया जाता था। और देखो, इनका स्वभाव ऐसा नहीं था कि वो रोज आक्रमण करते, लेकिन जब उनको खाने को नहीं मिलता था, जंगलों में नहीं उपजाऊ कर पाते थे, उनके जरूरत की चीजें नहीं कंप्लीट होती थी, तो मैदानी इलाकों में आते थे। साथ साथ यह मैदानों में बसे हुए समुदायों पर अपनी ताकत दिखाने का भी एक तरीका था। इसके अलावा ऐसे आक्रमण बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी किए जाते थे। ऐसा भी होता था कई बार कि भाई अगर हम आक्रमण करेंगे तो बाहर के लोग हमसे समझौता करेंगे। हुआ भी, अंग्रेजों ने समझौता किया कि ठीक है, ऐसा करिए कि आप हमसे समझौता कर लीजिए, हम आपको इतना इतना दिया करेंगे, आक्रमण मत करिए। मैदानों में रहने वाले जमींदारों को अक्सर इन पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देकर उन्हें शांति खरीदनी पड़ती थी। मतलब कि खिराज मतलब कि कुछ दक्षिणा ले लीजिए, कुछ पैसा ले लीजिए, कुछ खाने पीने की चीजें ले लीजिए, लेकिन आप हमारे ऊपर इस तरह आक्रमण मत करिए। तो शांति खरीदते थे, यानी एक तरह से डील करते थे। इसी प्रकार व्यापारी लोग भी इन पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु उन्हें कुछ पथ कर दिया करते थे, ठीक है। तो ये बार बार देखा जा रहा था कि जो बाकी और लोग भी थे वो भी कुछ ना कुछ दे दिया करते थे ताकि इनका काम चलता रहे और ये हमसे ज्यादा उलझे ना, आक्रमण ना करें, ठीक है। आगे देखते हैं। जब ऐसा पथकर पहाड़ियां मुखियाओं की मिल जाता था, मतलब जब ऐसा पथकर जो होता था, यानी कि उन एरिया से निकलने के लिए टैक्स दे लेते थे, तो जब पहाड़ियों को वो सामान चीजें मिल जाती थी तो व्यापारियों की रक्षा करते थे। जैसे मान लीजिए पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है, और यहां से निकलना है किसी व्यापारी को, तो वो निकलने के लिए टैक्स दे देते थे कि ठीक है, आपको हम कुछ पैसा दे देते हैं, आप हमको परेशान मत करिएगा। वो पथकर थे। तो जब उनको मिल जाता था तो जो भी व्यापारी वहां से जाते थे उनकी रक्षा करते थे और ये भी आश्वस्त करते थे कि कोई भी उनके माल को नहीं लूटेगा। इस प्रकार कुछ ले देकर की गई शांति संधि अधिक लंबे समय तक नहीं चली। यह 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में उस समय भंग हो जाती है जब स्थिर खेती के क्षेत्र की सीमाएं आक्रामक रीति से पूर्वी भारत में बढ़ाई जाने लगी। ज्यों-ज्यों स्थायी कृषि का विस्तार होता गया, जंगल और चारागाहों का क्षेत्र संकुचित होता गया। इससे पहाड़ी लोगों तथा स्थायी खेतिहरों के बीच झगड़ा तेज हो गया। पहाड़ी लोग पहले से अधिक नियमित रूप से बसे हुए गांवों पर आक्रमण करने लगे और ग्रामवासियों से अनाज और पशु छीन झपट करने लगे। देखिए, अंग्रेजों का एक क्लियर कट कंसेप्ट था कि भाई हमें क्या करना है, राजस्व बढ़ाना है। राजस्व बढ़ाने के लिए खेती बढ़ानी पड़ेगी। तो खेती बढ़ाने के लिए बोला गया कि जो मैदानी इलाके हैं वो तो सीमित हो गए, अब इनको भी और जंगलों को काट काट के आगे बढ़ो और वहां खेती करो। जब ये विस्थापन तेज करने लगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो टकराव है वो अंग्रेजों में और इनमें बढ़ने लगा, मैदानी इलाकों से बढ़ने लगा, लड़ाई झगड़ा और बढ़ने लगा, ठीक है। उसी के लिए वो संथालों को भी लेकर आए। 1770 के दशक में शांति स्थापना की कोशिश की गई, जिसके अनुसार पहाड़ियां मुखियाओं को अंग्रेजों द्वारा एक वार्षिक भत्ता दिया जाना था और बदले में उन्हें अपने आदमियों का चाल चलन ठीक रखने की जिम्मेदारी लेनी थी। ज्यादातर मुखियाओं ने भत्ता लेने से इंकार कर दिया और जिन्होंने इसे स्वीकार किया उनमें से अधिकांश अपने समुदाय में अपनी सत्ता खो बैठे। औपनिवेशिक सरकार के वेतन भोगी बन जाने से उनके अधीनस्थ कर्मचारी और वैधानिक मुखिया माने जाने लगा। तो कुछ मुखिया ऐसे भी थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ डील किया। तो जब उन्होंने अंग्रेजों के साथ डील किया तो यहाँ जो उनके लोग थे उनके नीचे, वो उनको अपना मुखिया मानने से इंकार करने लगे। तो कुल मिला के जो क्वेश्चन में पूछने का मतलब ये था कि बाहरी लोगों को किस प्रकार या किस निगाह से देखते थे। तो एक शत्रुता का निगाह से देखते थे और बाहरी अगर कोई आता था तो उसका प्रतिरोध करते थे, यानी उससे वो लड़ने को तैयार रहते थे। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस क्वेश्चन में है। अब अगला क्वेश्चन है कि संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। अब हमने अभी आपको समझाया था कि संथाल जो आए, संथाल सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि संथाल जमींदार जो स्थायी खेती करते थे, जो प्लेन एरियाज में खेती करते थे, उनके यहाँ एक मजदूरों की तरह काम करने वाले आए, वो ये संथाल थे। तो पहले उन्होंने एक मजदूरी जैसा काम किया इनके यहाँ के, और वो काम करने के बाद फिर क्या किया कि मजदूरों जैसा जब वो काम करते थे उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने देखा कि ये मजबूत हैं, ये लड़ सकते हैं। तो इनको ये बोला कि आप जो है राजमहल पहाड़ियों के तलहटी में बसिए और जंगल को साफ कर करके वहां पे खेती करनी शुरू करिए। और जरूरत पड़ने पे फिर ये संथाल लोग पहाड़ियों से भी लड़ने लगे, उन्होंने पहाड़ियों को भगा भी दिया। और धीरे धीरे फिर संथालों के लिए दामिने कोह बनाया गया और उनको बसाया गया। हमने चर्चा वन शॉट रिवीजन में की हुई है, आप जरूर जाके वीडियोस देख लीजिएगा। जब उनको बसाया गया तो उसके बाद फिर क्या हुआ, इनके गांव तेजी से बढ़े, इनकी जो जनसंख्या थी वो 80,000 तक पहुंच गई, 40,000 तक पहुंच गई। तो बाद में इन पर भी हैवी टैक्सेस लगाया जाने लगा। इसके अलावा जब कॉर्नवालिस आया और स्थायी बंदोबस्त वाला राजस्व वसूलने वाला सिस्टम आया तो उस समय क्या हुआ कि इनकी जो अपनी जमीनें थी ना, जो अपनी जमीनें थी उसके भूस्वामी कौन बनते चले गए, जमींदार बनते चले गए। तो
जिन जमीनों को बड़ी मुश्किल से इन्होंने कब्जा किया था और पहाड़ियों को मार के भगा के जमीनें अपने लिए बनाई थी, उनका स्वामित्व तो इनके हाथ से निकलने लगा। और इसलिए फिर इन संथालों ने क्या किया, विद्रोह करना शुरू किया, और विद्रोह भी सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसमें सिद्धू और कान्हू का नाम हमने आपको बताया था। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया था। संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निम्नलिखित कारणों से किया विद्रोह। संथाल अपनी खाना बदोश जिंदगी को छोड़कर जंगलों के अंदरूनी हिस्सों में एक जगह बस गए। पहले संथाल घूमते रहते थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी जिंदगी एक जगह कर ली। पहले वो पेस्टोलिस्ट थे, घूमते रहते थे, लेकिन एक जगह कर ली, और एक जगह करने के बाद फिर उनकी जमीन को बोला गया कि आपका नहीं रहेगा। बाजार के लिए कई तरह के वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉमर्शियल क्रॉप्स, जिससे पैसा मिले। बने केवल खाने वाली चीजें नहीं, कॉमर्शियल चीजें, कॉमर्शियल क्रॉप्स भी उगाने लगे। ठीक है, और व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ लेन देन करने लगे। किंतु संथालों ने जल्द ही समझ लिया कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती शुरू की थी वह उनके हाथों से निकलती जा रही है, क्योंकि संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी उस पर सरकार भारी कर लगा रही है, साहूकार लोग ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे, और कर्ज अदा न किए जाने की स्थिति में जमीन पर कब्जा हो रहा था। अब देखिए, जिस जमीन को उन्होंने तैयार किया था, जिस जमीन को उन्होंने अपने लिए बनाया था, उस जमीन पर सरकार बहुत ज्यादा टैक्स लगा रही थी। अब जब ज्यादा टैक्स लगा रही थी तो जाहिर सी बात है उस टैक्स को देने के लिए फिर उनको कर्जा लेना पड़ता साहूकारों से, और साहूकार बहुत ज्यादा हैवी इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे थे। तो अंत में क्या होता, जब ये कर्जा नहीं चुका पाते तो उनको अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती या जमीन दे देनी पड़ती। ये चीज संथाल लोग समझ गए कि हमारी जमीन हमारे हाथ से जाने वाली है। ठीक है, जमींदार लोग भी दामिने कोह के इलाके पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे। तो दामिने कोह आपको पता है कि बनाया गया था जहां पर संथाल रह रहे थे। कौन, वो कहां था? राजमहल पहाड़ी के नीचे तलहटी में था। तो जब इन चीजों पर दावा कौन करने लगा? जमींदार करने लगे। तो संथालों की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि भाई ये तो हमारी जमीन थी। 1850 के दशक तक संथाल लोग यह महसूस करने लगे कि अपने लिए एक ऐसे आदर्श संसार का निर्माण करना बहुत जरूरी है जहां उनका अपना शासन हो। तो उनके अंदर भी लोग नेता उभर रहे थे। उनको लगा कि भाई हमें कब तक हमें अंग्रेजों की दया दृष्टि पे जीना पड़ेगा, हमें या जमींदारों के जवाब देना पड़ेगा, हमें भी क्या करना पड़ेगा, एक आइडियल वर्ल्ड अपने लिए तैयार करना पड़ेगा, एक अच्छी जगह तैयार करनी पड़ेगी जहां पर हम जैसे चाहें वैसे रह सकें, इसमें दूसरे का ज्यादा हस्तक्षेप न हो। अतः जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज के विरुद्ध विद्रोह करने का समय अब आ गया है। 1855-56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगना का निर्माण कर दिया गया, जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और बीरभूम जिलों से लिया गया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो जो बीरभूम जिला है और भागलपुर जिला है, भागलपुर जो बिहार के आसपास है, ठीक है, और बीरभूम बिहार में ही है भागलपुर आज का, तो और बीरभूम ठीक है पश्चिम बंगाल के से सटा हुआ इलाका, तो यहां से निकालकर एक संथाल परगना बनाया गया कि संथाल लोग यहां रहेंगे। ब्रिटिश सरकार ने संथालों के असंतोष को शांत करने के लिए एक नया परगना बनाया, जिसको जिला कह सकते हैं आप। कुछ विशेष तरह के कानून लागू करके उन्हें संतुष्ट करने में असफल रहे, और अपने एक अधिकारी बुकानन, ठीक है, ये बुकानन कौन थे? वो संथालों के बीच में ये भी जाकर पता लगा रहे थे, को उनके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए विस्तृत आदिवासी क्षेत्रों का सर्वे करने का कार्य सौंपा गया। ये बुकानन वहां भी गया था, पहाड़ी लोगों का सर्वे करने भी गया था। तो सर्वे करने भेजा गया कि बताइए क्या स्थिति है। तो कंपनी मूलतः एक मुनाफा कमाने वाली आर्थिक इकाई थी। जब कंपनी ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ बना लिया और अपने व्यवसाय का विकास कर लिया, तो वो प्राकृतिक संसाधनों की खोज में जुट गई, जिन पर कब्जा करके उनका मनचाहा उपयोग कर सकती है। देखिए, मैंने आपको बताया सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले वहां पहाड़ी रह रहे थे, और इन पहाड़ियों से कंपनी ने अपना एक तरह से इन पहाड़ियों को काबू में कंपनी नहीं कर पा रही थी। इनसे कैसे निपटा जाए समझ में नहीं आ रही थी। तो इन्होंने पहले संथालों को प्रमोट किया, फ्री में जमीनें दी, उनको बसाया, और जब अपने व्यवसाय को उन्होंने बढ़ा लिया, वहां चीजों को देख लिया अपने हिसाब से, तो फिर वो क्या कर रहे थे, अब चाह रहे थे कि हम कब्जा करें उन जंगलों पे, प्राकृतिक संसाधनों पे। तो इसलिए उसने अपने परिदृश्यों तथा राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण किया, खोज यात्राएं आयोजित की, और जानकारी इकट्ठी करने के लिए भूविज्ञानियों, भूलेवेत्ताओं, वनस्पति विज्ञानियों और चिकित्सकों को भेजा। सबको भेजा कि जाइए देखें कहाँ कौन सी जड़ी बूटी है, कहाँ कौन सी जमीन अच्छी है, कहाँ किस तरह की सब्जियां या फल या क्या उगाया जा सकता है, सब जाके पता करिए। अंग्रेज अधिकारियों ने संथालों के नियंत्रित प्रदेश और भूभागों में मूल्यवान पत्थरों और खनिजों की खोजने की कोशिश की। और जाहिर सी बात है, आज भी देखिए आप, छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है वो पूरा इलाका, वहां पे कई सारे खनिज भी मिले। उन्होंने लौह खनिज, अभ्रक, ठीक है, जिसको माइका कहते हैं, इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है माइका का, ग्रेनाइट और सॉल्टपीटर से संबंधित सभी स्थानों की जानकारी प्राप्त कर ली। यही नहीं, उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ नमक बनाने और लोहा निकालने की संथालों और स्थानीय पद्धतियों का निरीक्षण किया। इनमें सबसे ज्यादा संथाल चिढ़ गए। तो संथालों के पास जाकर उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो बहुत सारे पत्थर हैं, ये कैसे नमक बना रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, उनकी अंदरूनी चीजें पता करने लगे। इससे संथालों को बहुत बुरा लगा, इन्होंने उनको लाइक नहीं किया और वो चिढ़ गए और उनके खिलाफ होने लगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है।
अंग्रेज कम से कम समय में कम से कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन उत्पाद आदि का दोहन करना चाहते थे, है ना। एक तरह से मतलब कह सकते हैं कि जितना चाह रहे थे वो निकाल लें, वो उनका मेन टारगेट था। कुछ अंग्रेज संथालों की जीवन शैली की कटु आलोचना करते थे। वे पर्यावरण संरक्षण की चिंता न करके वनों को काटकर कृषि विस्तार के समर्थक थे। अब देखिए, कुछ जो पर्यावरणविद थे उसको कहते थे कि भाई ये तो वन को काट के खेती करना चाह रहे हैं, पर्यावरण की चिंता ही नहीं, एनवायरमेंट की चिंता ही नहीं, उनको क्रिटिसाइज करने लगे। ऐसा करने से संथालों को मिलने वाले स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण, शिकार स्थल, चारागाह, वन में रह रहे पशुओं और जीव जंतुओं तथा उत्पादों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। इन सब के कारण संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो गए। अच्छा, अंग्रेजी शासन भी जो तो वो भी अपने फायदे की बात सोचती थी, पर्यावरण से मतलब तो था नहीं, तो वो लोग भी इनके चारागाहों को, जंगलों को तेजी से काट काट के वहां पे अपना काम करना शुरू कर दिया, और इससे भी संथालों में भारी असंतोष देखने के लिए मिला, और ये एक भूमिका तैयार हो गई किस चीज की, और इसलिए फिर 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ। ठीक है, इन्हीं असंतोषों के कारण कुल मिला के यूज करके संथालों को और अंग्रेजों ने फेंकने का प्रयास किया, जिससे विद्रोह हुआ। इसमें सिद्धू कानून इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप, सिद्धू कानून, ये दो, और तीर कमान, जहरीले तीरों का इस्तेमाल करके ये लड़ाई लड़ी जा रही थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देख, अब देखो अगला जो प्रश्न है कि दक्कन के रैयत ऋणदाताओं के प्रति नाराज क्यों थे। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो दक्कन के रैयत थे, रैयत यानी किसान। अब हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो बंगाल का क्षेत्र था, ठीक है, मतलब जो सिस्टम हमारा चल रहा था, जो पूरा कर व्यवस्था का, तो 3 चल रहा था। एक चल रहा था स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कह रहे थे परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है जी। अब ये जो स्थायी बंदोबस्त चल रहा था, ये बेसिकली चल रहा था कहां, बंगाल में, इस्तमरारी जो व्यवस्था थी। इसके अलावा एक चल रहा था रैयत वारिस, रैयतवारी प्रणाली, और ये कहां चल रहा था, दक्कन और बंबई में। ठीक है, अब ये जो रैयतवारी पूरा सिस्टम था, इसमें क्या था, इसमें अब यहां तो जमींदारी थी, जमींदार बीच में थे, यहां सीधे सीधे ब्रिटिश, और इसके साथ सीधे संपर्क था किसानों का, यानी रैयतों का। लेकिन समस्या थी कि जो दर था वो 40 से 45% था, 40 से 50 भी था, यानी कि जो टैक्स का दर था वो 40 से 50% था। तो रैयतवारी सिस्टम ऐसी थी जहां पर सीधे किसानों का किससे संबंध था, अंग्रेजों से था, लेकिन समस्या यह थी कि कर बहुत ज्यादा रेट में वसूला जाता था। ठीक है, तो दक्कन के जो रैयत ऋणदाताओं के प्रति, अच्छा, अब उस कर को चुकाने के लिए ज्यादा से ज्यादा टैक्स के लिए चुकाने के लिए क्या लेना पड़ता था, कर्जा या ऋण लेना पड़ता था, और वो ऋण टाइम पे चुक नहीं पाता था। इस समस्या के कारण क्या होता है, देखिए, दक्कन में एक और ऋण का स्रोत सूख गया, वहीं दूसरी ओर राजस्व की मांग बढ़ा दी गई। कंपनी उपज का लगभग 50% रैयत से ले लेती थी। रैयत उस हालत में नहीं थे कि इस बड़ी मांग को पूरा कर सकें। एक महत्वपूर्ण बात यह कि जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो बहुत ज्यादा पैसा रैयतों से या किसानों से लेती थी, और किसानों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी उतना पैसा चुकाने में, उतना पैसा देने में। अब 1832 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी से गिरावट आई, और लगभग 1.5 दशक तक इस स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अब टैक्स देना है तो उसके लिए पैसा भी तो कमाना है, और पता लगा कि जो किसी से होने वाले उत्पादन है उसका दाम ही नहीं मिल रहा है, उसमें बहुत भारी गिरावट आ गई है। इसके परिणाम स्वरूप किसानों की आय में भी गिरावट आई। इस दौरान 1832-34 के वर्षों में देहाती इलाके में अकाल की चपेट में आकर बर्बाद हो गए। अब देखिए, पहले क्या हुआ, टैक्स का रेट बहुत ज्यादा हुआ, टैक्स के रेट के बाद जो कृषि उत्पादन से मिलने वाले पैसे थे उसमें तेजी से गिरावट आ गई। तेजी से गिरावट आने के बाद फिर अकाल आ गया, और अकाल के बाद स्थिति और भयावह होती चली गई। तो यह परेशानी लगातार किसानों के लिए, रैयतों के लिए बढ़ रही थी। दक्कन का 1/3 पशुधन मौत के मुंह में चला गया, यानी जो होता है ना एग्रीकल्चर के साथ, मान एग्रीकल्चर में क्या होता है, फार्मिंग भी होती है, एनिमल हस्बेंड्री भी होती है, तो जो पशुधन था वो भी ज्यादा से ज्यादा लोग मर गए, क्योंकि उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं था। आधी मानव जनसंख्या भी काल का ग्रास बन गई, क्योंकि अकाल पड़ गया था, और जो बचे उसके पास भी उस संकट का सामना करने के लिए खाद्यान्न नहीं था। तो राजस्व की बकाया राशियां आसमान को छूने लगी, यानी कि जो पहले से टैक्स पे करना था वो भी इतना ज्यादा हो गया था कि उसको चुकाना बहुत मुश्किल हो गया था।
ऐसे समय किसान लोग ऋणदाता से पैसा उधार लेकर राजस्व चुकाने लगे, लेकिन यदि रैयत ने एक बार ऋण ले लिया तो उसे वापस करना उनके लिए कठिन हो गया। यानी अगर किसानों ने एक बार भी ऋण ले लिया, कर्जा ले लिया, तो उसको चुकाना मुश्किल था। आज भी ये समस्या बनी हुई है। और इससे क्या होता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आता है विशियस सर्कल, यानी गरीबी का कुचक्र जिसको कहते हैं, पॉवर्टी विशियस सर्कल। वो उस चक्र में फंसते चले गए, कर्ज बढ़ता गया, उधार की राशि बकाया रहती गई और ऋणदाताओं पर किसानों की निर्भरता बढ़ती गई। तो वो डिपेंडेंट हो गए किस पे, कर्जा देने वालों पे, और बहुत ज्यादा वो ब्याज लेके कर्जा वसूलते थे। अब मैंने बताया आपको कि जो ये रैयत वाली सिस्टम थी वो दक्कन में भी थी, महाराष्ट्र में भी थी। महाराष्ट्र में निर्यात व्यापारी साहूकार अब दीर्घावधिक ऋण देने के लिए, यानी ज्यादा समय से, यानी लॉन्ग टर्म अगर लोन देना है तो ज्यादा उत्सुक नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने यह देख लिया कि भारतीय कपास की मांग घटती जा रही है और कपास की कीमतों में गिरावट आ रही है। ठीक, यानी ये देखा गया कि जो इंडियन जो कॉटन है इसकी कीमत घट रही है और उसको कोई ज्यादा डिमांड भी नहीं कर रहा है, इसलिए इनको ज्यादा लोन देना ठीक नहीं है, चुका नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपना कार्य व्यवहार बंद करके किसानों को अग्रिम राशियां प्रतिबंधित करने और बकाया ऋणों को वापस मांगने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा आगे हम कोई कर्जा नहीं देंगे, अब जो हमसे कर्जा किसानों ने लिया पहले हम उसको वसूलेंगे। तो ऋणदाताओं को एक एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। एक और तो ऋण का स्रोत सूख गया, वहीं दूसरी ओर राजस्व की मांग बढ़ा दी गई। यानी जो पैसा कर्जा ले लेके राजस्व चुकाते थे किसान, अब वो भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ऋणदाताओं ने ऋण देने से मना कर दिया। पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 और 1830 के दशकों में किया गया। अब अगला बंदोबस्त करने का समय आ गया था और इन नए बंदोबस्त में मांग को नाटकीय ढंग से 50 से 100% तक बढ़ा दिया गया। अंग्रेज चाहते ही थे कि इतना कर्ज में डूब जाए कि अपने जमीनें साहूकारों को बेचे, फिर उनसे हम ले लेंगे। तो एक तरफ तो ऋणदाताओं ने पहले ऋण देना बंद किया, ऋण देने के बाद अब उनको ऑलरेडी पहले का कर्जा बहुत बढ़ गया था और कर्जा बढ़ने के बाद स्थिति ये आई कि अब 100% तक टैक्स लगने लगे और वहां पर फिर अंग्रेजों के लिए बहुत समस्या हो गई। ठीक है, और ऋणदाता जो ब्याज वसूलते थे वो भी बहुत ज्यादा हाई। ऋणदाता द्वारा ऋण देने से इंकार किए जाने पर रैयत समुदाय को बहुत गुस्सा आया। वे इस बात के लिए खुद नहीं थे कि ऋण के गर्त में गहरे से गहरे डूबे जा रहे हैं अथवा वे अपने जीवन को बचाने के लिए ऋणदाता पर निर्भर हैं, बल्कि इस बात से नाराज थे कि ऋणदाता वर्ग इतना संवेदनहीन हो गया कि उनकी हालत पर कोई तरस नहीं खा रहा है। ऋणदाता लोग देहात में ऋणदाता वर्ग इतना संवेदनहीन हो गया है कि उनकी हालत पर तरस नहीं आ रही है और जो प्रथागत मानक यानी रूढ़ी रिवाज है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसलिए ज्यादा गुस्सा आया यहाँ के किसानों को कि भाई एक हमारी हालत इतनी गंभीर है, इतना ज्यादा हमको राजस्व चुकाना है, पर ऐसी स्थिति में भी इन लोगों को कोई तरस नहीं आ रही है। जो रूढ़ी परंपराएं थी, यानी जो पुराने जमाने से मदद करने के सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम को भी ताक पे रख के और क्या किया जा रहा है, ऋण नहीं दिया जा रहा है, इसलिए उनको ज्यादा गुस्सा आया। हालांकि उनको इस बात से समस्या नहीं थी कि ऋण लेने से वो और गर्त में जा रहे हैं और विशेष सार्किल होता जा रहा है। उनको लग रहा था कि ऋणदाताओं को ऋण देते रहना चाहिए, हमको मदद करते रहना चाहिए। तो ये एक समस्या पैदा हो रही थी। ठीक है, तो इसलिए वो नाराज थे। अब अगला क्वेश्चन है कि इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियां क्यों नीलाम कर दी गई। देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में भू राजस्व वसूली की नई पद्धति प्रचलित की, जिसे स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी प्रथा या इस्तमरारी बंदोबस्त कहा गया। ठीक, इसी 1793 में ही कॉर्नवालिस कोड आया था। कई सारे सुधार भी और किए गए थे। कॉर्नवालिस कोड, ठीक है। अब देखिए, तो इन्होंने स्थायी बंदोबस्त और जमींदारी प्रथा लेकर आए। इस बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों द्वारा सरकार को दिया जाने वाला वार्षिक लगान स्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया। मैंने आपको बताया भी था कि जो जमींदारी सिस्टम था उसमें ये बोला गया कि सरकार को कितना पैसा देना है ये फिक्स कर दो। और पहले ये वार्षिक या पंचवर्षीय योजना होता था, बाद में ये 10 वर्षों के लिए भी फिक्स किया जाने लगा, 10-10 वर्ष के लिए, इसीलिए उसको स्थायी बंदोबस्त किया गया। जमींदार द्वारा लगान की निर्धारित धनराशि का भुगतान न किए जाने पर सरकार उसकी भूमि का कुछ भाग बेचकर लगान की वसूली करती थी। तो जमींदारों को जो जमीन फिक्स की गई थी, अगर वो नहीं लगान चुका पाते थे तो उनकी जमीन को बेच दिया जाता था। अच्छा, ये कितना फिक्स किया जाता था? तो अंग्रेजों ने कहा कि अगर कोई 11 हिस्से का कोई अगर टैक्स है तो 1/11 आप ले लीजिए और 10/11 हमको दे दीजिए। ये फिक्स किया गया था कि किसी भी जो भी इकट्ठा हो रहा है कर, उसमें से आप 10 हिस्सा हमको दे दीजिए, 1 हिस्सा खुद ले लीजिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, क्या इसके कारण रहते थे, क्यों नीलाम होने लगी? कंपनी द्वारा अच्छा, इसमें एक क्या नियम होता था? सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त का नियम यानी अगर एक निश्चित दिन पर सूर्य ढलने तक आपने लगान नहीं चुकाया तो आपकी जमीन नीलाम कर दी जाएगी। कंपनी द्वारा निर्धारित प्रारंभिक राजस्व मांगे अत्यधिक ऊंची थी। स्थायी अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत राज्य की राजस्व मांग का निर्धारण स्थायी रूप से किया गया था। इसका तात्पर्य था कि आगामी समय में कृषि में विस्तार
तथा मूल्यों में होने वाली वृद्धि का कोई अतिरिक्त लाभ कंपनी को नहीं मिलने वाला था। कंपनी ने क्या बोला था कि आप हमको इतना पैसा फिक्स है, हमको आप दे दीजिएगा, उसके बाद आपको जो भी लाभ होता है, अधिक पैसा भी मिलता है, अधिक चीजें राजस्व भी आती हैं, तो वो आप समझिए, उसको हमको दिक्कत नहीं है। अतः इस प्रत्याशित हानि को कम से कम करने के लिए कंपनी राजस्व की मांग को ऊंचे स्तर पर रखना चाहती थी। इसलिए वो चाहती थी कि हमको आगे तो कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, इसलिए हमको टैक्स का दर फिक्स करना है वही इतना ज्यादा रखें कि हमको बहुत कम पैसा ना मिले, अच्छा खासा पैसा मिलता रहे। ठीक है, तो ऊंचे स्तर पर मांग रखती थी। ब्रिटिश अधिकारियों का विचार था कि कृषि उत्पादन और मूल्यों में होने वाली वृद्धि के परिणाम स्वरूप जमींदारों पर धीरे धीरे राजस्व की मांग का बोझ कम होता जाएगा और उन्हें राजस्व भुगतान में कठिनता का सामना करना पड़ेगा, किंतु ऐसा संभव नहीं हो सका। परिणाम स्वरूप जमींदारों के लिए राजस्व राशि का भुगतान करना कठिन हो गया। ठीक है, करना नहीं पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, अंग्रेजों को लगता था कि भाई देखिए, हम ज्यादा टैक्स वसूल रहे हैं लेकिन हम आगे होने वाले फायदे को भी तो नहीं ले रहे हैं। अगर मूल्य में वृद्धि होती है, चीजों की दामें बढ़ती हैं और ज्यादा पैसा अगर जमींदारों को आएगा तो उसका लाभ वही कमाएंगे, इसलिए राजस्व भी आसानी से चुका लेंगे। तो ये सोच रहती थी, अगर ऐसा हुआ नहीं और जमींदारों को ज्यादा नहीं मिलता था, बोझ बनने लगा। उल्लेखनीय है कि भू राजस्व की ऊंची मांग का निर्धारण 1790 के दशक में किया गया। इस काल में कृषि उत्पादों के मूल्य कम थे, जिसके परिणाम स्वरूप रैयत के लिए जमींदारों को उनकी देय राशि का भुगतान करना कठिन था। इस प्रकार जमींदार किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर पाता था और कंपनी को अपनी निर्धारित धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता था। जाहिर सी बात है, जुटता ही नहीं था कि वो भुगतान करे, उसके पास उतना आता ही नहीं था और इसलिए वो भुगतान नहीं होता था और नीलामी होती थी खेतों की। राजस्व की मांग में परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। एक बार जो डन कर दिया गया कि इतना पैसा कम से कम आपसे चाहिए, वो चेंज नहीं होता था, भले खेत नीलाम हो जाए। उत्पादन अधिक हो या कम हो, राजस्व का भुगतान ठीक समय पर करना होता था। इस संबंध में सूर्यास्त कानून का अनुसरण किया जाता, मैंने बताया था ना, यानी कि इसका तात्पर्य था कि निश्चित तिथि को सूर्य छिपने तक भुगतान नहीं किया जाता तो जमींदारों को नीलाम किया जा सकता था। यानी अगर मान लीजिए बोल दिया गया अंग्रेजों ने कि 10 तारीख को जो है हम आपसे टैक्स वसूलेंगे, और चाहे उत्पादन कम हो चाहे ज्यादा हो, आपको क्या देना पड़ेगा, आपको 10/11 हमको इतना देना है और 1/11 आपको अपना रखना है। ये टैक्स का रेट हुआ था। तो अगर आपने उस सूर्य को छिपने से पहले वो अदा नहीं किया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर ऐसी केस में आपकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाएगा और आपको समस्या झेलनी पड़ेगी। ये इसका एक कारण बनता चला जा रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, इस्तमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों के अनेक विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। उनकी सैनिक टुकड़ियों को भंग कर दिया गया। पहले तो इस्तमरारी से पहले क्या होता था, उनकी एक सैनिक टुकड़ी थी, वो सैनिक लेके जा सकते थे और मारपीट के जबरदस्ती वसूल सकते थे टैक्स को। लेकिन अब वो केवल क्या हो गए थे, वो केवल टैक्स कलेक्टर हो गए थे, वो केवल टैक्स संग्रहण करने वाला हो गए थे। अब उनके पास कोई अपनी टुकड़ी नहीं थी। इनकी सैन्य टुकड़ी को भंग कर दिया गया। उनके सीमा शुल्क वसूल करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। उन्हें उनकी स्थानीय न्याय तथा स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति से भी वंचित कर देगा। पहले इन जमींदारों को क्या करते थे कि आप यहां जज बन के न्याय कर सकते हैं, किसी कोई दुखियारी आएगा तो उसको न्याय दे सकते हैं, सब खत्म कर दिया गया। परिणाम स्वरूप अब जमींदार शक्ति प्रयोग द्वारा राजस्व वसूली नहीं कर सकते थे। यानी टैक्स वसूलने के लिए मारपीट या आर्मी का इस्तेमाल या फौज का या पुलिस का इस्तेमाल जमींदार नहीं कर सकते थे। तो अब जमींदारों के लिए एक और समस्या होगी। पहले तो जबरदस्ती मारपीट के, छीन के और ला के वसूल के और टैक्स दे देते थे अंग्रेजों को। अब वो ऐसा नहीं कर सकते थे। तो अंग्रेजों तो किसानों से टैक्स वसूल के अंग्रेजों को देना टाइम पर ये एक चैलेंज बन गया था। किसके लिए? जमींदारों के लिए। और वो टाइम पर नहीं दे पाते थे। फिर हमने पढ़ा था कि जो जोतदारों का उदय हुआ, जोतदारों ने भी क्या किया, जमींदारों को के साथ खेल खेलना शुरू कर दिया। जानबूझ के टैक्स लेट पहुंचवाते थे तो उनकी जिम्मेदारी नीलाम हो जाती थी। राजस्व वसूली के समय जमींदार का अधिकारी, जिसे सामान्य रूप से अमरला कहा जाता था, ग्राम में जाता था। कभी कभी कम मूल्य और फसल अच्छी न होने के कारण किसान अपने राजस्व का भुगतान करने में असमर्थ हो जाते थे। तो कभी रैयत जानबूझकर ठीक समय पर राजस्व का भुगतान नहीं करते थे। इस प्रकार जमींदार ठीक समय पर राजस्व का भुगतान नहीं कर पाता था और उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती। तो यह अमरला, ध्यान रखिएगा, एक अधिकारी होता था जमींदारों का। तो मैंने अभी बताया ना कि कभी कभी फसल का उत्पादन ठीक नहीं हुआ है तो वो फसल का कर का भुगतान नहीं किया जाता था। और कभी कभी क्या होता था कि सच में जानबूझकर जो रैयत होते थे या किसान होते थे वो टाइम पर फसल नहीं, उत्पादन नहीं देते थे, ताकि क्या हो जाए, उनकी जिम्मेदारी नीलाम हो जाती थी। और ये बड़ी समस्या देखने के लिए मिल रही थी। ठीक है, कई बार जमींदार जानबूझकर राजस्व का भुगतान नहीं कर देते। भूमि के नीलाम किए जाने पर उन्हें अपने एजेंट कम से कम बोली लगाकर उसे प्राप्त कर लेते थे। इस प्रकार जमींदार को राजस्व के रूप में पहले की अपेक्षा कहीं कम धनराशि का भुगतान करना पड़ता था। तो कभी कभी क्या होता था कि वो क्या करते थे कि बहुत ज्यादा टैक्स अगर है तो टैक्स ही नहीं भरते थे, और जब नीलामी होती थी तो उनके एजेंट कम दाम में उसको खरीद लेते थे। यानी थोड़ा सा पैसा देकर उन्होंने अपना भारी टैक्स बचा लिया और वो आराम से जमींदारी को नीलाम कर देते थे। तो इन सब
कारणों के से, मतलब जिसमें कह सकते हैं आपकी उत्पादन का कम होना, जमींदारों का जो विशेषाधिकार था फौज का या पुलिस का वो अधिकार छीन लेना, इसके अलावा जानबूझकर रैयतों या किसानों द्वारा जमींदारी में लेट से भुगतान करना, या जमींदारों द्वारा खुद टैक्स का भुगतान न करके एजेंटों द्वारा खेतों को खरीदवा लेना। ये 3-4 ऐसे कारण हैं जिनके कारण जमींदारी नीलाम की जाती थी। ये महत्वपूर्ण आप कारण ध्यान रखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब अगला प्रश्न है कि पहाड़िया लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से कैसे भिन्न थी। बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने जो टकराव देखा वो किस चीज का देखा, कुदाल और हल का, कुदाल और हल का टकराव देखा था। ठीक है, कुदाल कौन चलाते थे, पहाड़िया लोग, हल कौन चलाता था, संथाल लोग। तो इनके बीच जो टकराव दिखाई दे रहा था, इसके वजह से हमें दोनों के बीच का जो अंतर है वो भी ध्यान देना पड़ेगा। तो पहाड़िया लोग राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहते थे। संथालों को ब्रिटिश अधिकारियों ने जमीनी राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार किया था। यानी जो राजमहल की पहाड़ियां थे उसके नीचे के इलाकों में संथालों को बसने के लिए तैयार किया गया था। उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश अधिकारियों की नीति कृषि भूमि का विस्तार करके कंपनी के राजस्व में वृद्धि करने की थी। ये तो जाहिर सी बात है कि जो ब्रिटिश चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा जमीन वो ऐसी जगह उत्पादन उनका हो, वो लोग उत्पादन करें जो उनको टैक्स भी दे सकें। इसके लिए उन्होंने राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले पहाड़िया लोगों को एक स्थान पर रहकर स्थायी खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो जो ये पहाड़िया लोग थे उनको बोला कि आप एक जगह रहिए और वहां पर स्थायी खेती करिए। किंतु पहाड़िया लोग जंगलों को काटकर स्थायी कृषि करने के लिए तैयार नहीं हुए। वो कहते थे कि नहीं, हम स्लैश एंड बर्न, झूम खेती करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। अतः ब्रिटिश अधिकारियों ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संथालों को वहां बसा दिया। उन्होंने क्या कहा कि संथालों को बसाया कि ठीक है आप स्थायी खेती करिए। स्थायी खेती में फायदा क्या था, जमीन और बढ़ती, उस जमीन से होने वाले से टैक्स किसको मिलता, अंग्रेजों को मिलता। तो ये उसके लिए एक फायदा था। पहाड़िया लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से कई रूप से भिन्न थी। तो इन दोनों की आजीविका में बहुत भिन्न थी क्योंकि पहाड़िया लोगों ने कभी वाणिज्यिक फसलें नहीं उगाई, संथालों ने वाणिज्यिक या कमर्शियल क्रॉप्स भी उगाई थी। ठीक है, पहाड़िया लोग झूम खेती करते थे और जंगल के उत्पादों से अपना जीविकापार्जन करते थे। जंगल के छोटे से भाग पर झाड़ियों को काटकर घास फूस को जलाकर जमीन साफ कर लेते थे। जो राख की पोटास होती थी, जमीन उसको पर्याप्त उपजाऊ बना देती थी। पहाड़िया लोग इसी जमीन पर अपने खाने के लिए विभिन्न प्रकार की दाल और ज्वार बाजरा उगाते थे। इस प्रकार वे अपनी आजीविका के लिए जंगलों और चारागाहों पर निर्भर थे। किंतु संथाल स्थायी खेती करते थे। उन्होंने अपने परिश्रम से कृषि क्षेत्र की सीमाओं में पर्याप्त वृद्धि करके एक उपजाऊ क्षेत्र के रूप में बदल दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी एक जो पहाड़िया लोग थे वो झूम खेती करते थे, ये लोग स्थायी खेती करते थे। ठीक है, और ये झूम खेती में जंगलों को जलाकर करते थे, पर ये लोगों ने परमानेंट खेती करने का निर्णय लिया था। पहाड़िया लोगों की खेती मुख्य रूप से कुदाल पर आश्रित थी। वे कुदाल से जमीन को थोड़ा खुरच लेते थे और कुछ वर्षों तक उस साफ की गई जमीन पर खेती करते थे। तत्पश्चात वे कुछ वर्षों के लिए परती छोड़ देते थे, यानी उनको उसमें कुछ नहीं उगाते थे। परती छोड़ना यानी उसमें कुछ नहीं उगाते थे कुछ दिन, और नए क्षेत्र में जमीन तैयार करके खेती करते थे। कुछ समय बाद परती छोड़ी गई जमीन अपनी खोई हुई उर्वरता को प्राप्त करते थी, उसे पुनः खेती योग्य बनाई जाती थी। संथाल हल का प्रयोग करते थे और नई जमीन साफ करने में अत्यधिक कुशल थे। अपने परिश्रम से उन्होंने चट्टानी भूमि को भी अत्यधिक उपजाऊ बना दिया। तो अगर आप डिफरेंस लिखना चाहें पहाड़ी और संथालों में, तो आप कुछ चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप एक टेबल टाइप का भी बनाना चाहें तो यहां पहाड़ी, यहां संथाल। ठीक है, तो एक तो ये लोग कहां रहते थे, राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है, और संथाल लोग कहां रहते थे, पहाड़ियों की तलहटी में। ठीक, पहाड़ियों के नीचे। दूसरा, ये लोग क्या करते थे, झूम खेती, स्लैश एंड बर्न। ठीक है, और ये लोग क्या करते थे, स्थायी खेती। स्थायी खेती। ये लोग किस चीज का इस्तेमाल करते थे, कुदाल। ये लोग किस चीज का इस्तेमाल करते थे, हल। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, दालें, बाजरा। ये लोग वाणिज्यिक फसलें भी उगाते थे, यानी कमर्शियल क्रॉप्स।
ठीक है। तो ये कुछ अंतर विशेष रूप से इन दोनों में दिखाई पड़ता था, ठीक है। तो और ये लोग जो संथाल थे ये अत्यधिक कुशल थे नए जमीन को बनाने में, और ये लोग उतने कुशल नहीं थे, कुछ लोग कुछ दिन प्रति छोड़ते थे फिर आगे बढ़ जाते थे। कृषि के अतिरिक्त जंगल के उत्पाद भी पहाड़िया लोगों की आजीविका के साधन थे। जंगल के फल फूल उनके भोजन के महत्वपूर्ण अंग थे, और खाने के लिए महुआ के फूल एकत्रित करते थे। ये 2-4 पॉइंट अब इसमें जोड़ सकते हैं संथालों में, पहाड़ियों में, ठीक है। महुआ के फूल, ठीक, जंगल के फल, है ना। इससे आपको एक शॉर्ट समरी मिल जाती है क्वेश्चंस को लिखने में, आंसर को समझने में, ठीक है। वे खाने, अच्छा, वे काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ी एकत्रित करते थे। रेशम के कोया, रेशम के कीड़े बहुत महत्वपूर्ण है, ये वो बहुत पालते थे, ठीक ना, रेशम के कीड़े, इससे रेशम निकालते थे वो, रेशम के कीड़े, ठीक है। रेशम के कोया कीड़े छोटे छोटे पौधे अथवा पड़ती जमीन पर उगने वाली घास फूस उनके पशुओं के चारे के काम आती थी। इस प्रकार शिकार करना, झूम खेती करना, खाद्य संग्रह करना, काठ कोयला बनाना, तो एक आध पॉइंट और इसमें लिख सकते हैं, शिकार करना, काठ कोयला बनाना, ये आप पहाड़ी लोगों में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुख्य व्यवसाय थे, खाना बदोश जीवन इनका होता था, स्थायी नहीं रहते थे वो, सबसे महत्वपूर्ण बात, ठीक है ना। वो कैसे रहते थे, खाना बदोश, यानी एक जगह टिक कर नहीं रहना, घूमते रहना, अंग्रेजी में पेस्टोलिस्ट कहते हैं एक तरह से इनको। खाना बदोश जीवन इनका चलता रहता था, ठीक है। इसके अलावा हाँ, एक स्थान पर बस जाने के कारण संथाल स्थायी खेती करते थे, ठीक है। तो संथाल क्या करते थे, वो स्थायी रहते थे। वे बढ़िया तंबाकू और सरसों जैसी वाणिज्यिक फसलों को उगाते थे। तो आप अगर पूछा जाए कि वाणिज्यिक फसलों में कौन कौन सी फसलें थी, तो आप देखिए 2 फसलें आपके सामने आ रही हैं, कौन सी, एक तंबाकू और एक सरसों का फसल। तो ये ध्यान रखिएगा कि इनके पास जो इंपॉर्टेंट चीजें आती थी, जो वाणिज्यिक फसलें ये उगा रहे थे, ठीक है ना, उसमें क्या क्या आती थी, तंबाकू, सरसों, ठीक है ना, मस्टर्ड, ठीक है, सरसों, ये इंपॉर्टेंट चीजें ये संथाल लोग उगाते थे, ठीक है। परिणाम स्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति उन्नत होने लगी और व्यापारिक और साहूकारों के साथ लेन देन भी करने लगे। तो अगर फाइनेंशियली देखा जाए, यानी कि कॉमर्शियली फाइनेंशियली देखा जाए, तो संथाल लोग ज्यादा एक तरह से सिस्टमैटिक थे कंपैरिजन टू पहाड़ी लोगों, ठीक है। और ये अंतर साफ दिखाई पड़ता है जो आपको इस आंसर में विशेष रूप से बताना है। अपने व्यवसायों के कारण उनका जीवन जंगल से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था। वे सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे और प्रकृति की गोद में निवास करते थे। वे इमली के पेड़ों में, झुरमुटों में अपनी झोपड़ियां बनाते थे और आम के पेड़ों में ठंडी छांव में आराम करते थे। संपूर्ण क्षेत्र में भूमि को वे अपनी निजी भूमि समझते थे, ठीक है। यह भूमि ही उनकी पहचान तथा जीवन का प्रमुख आधार थी। पहाड़िया लोग समूहों में संगठित थे। प्रत्येक समूह का एक मुखिया होता था, ये इंपॉर्टेंट था। उसका प्रमुख कार्य अपने समूह में एकता बनाए रखना था। मुखिया वाला कंसेप्ट पहाड़ी लोगों में था। अपने समूह के पारस्परिक झगड़ों का निपटारा करके उसमें शांति बनाए रखते थे। वे अन्य जनजाति अथवा मैदानी लोगों के साथ संघर्ष की स्थिति में अपनी जनजाति का नेतृत्व करते थे। एक चीज इन लोगों में ध्यान रखिएगा, मैदानी लोगों से इनका संघर्ष रहता था, पहाड़ियों का मैदानी क्षेत्र से संघर्ष, ठीक है, इसका ध्यान रखना हमको। तो इनका संघर्ष रहता था, ठीक है। 1832 तक एक विशाल भूभाग क्षेत्र का सीमांकन दामिने कोह अथवा संथाल परगना के रूप में किया गया। ये ध्यान रखिएगा कि दामिने कोह किसके लिए किया था, संथाल परगना के लिए किया गया था। संथालों के लिए क्या बनाया गया था, दामिने कोह, जो बाद में संथाल परगना हो गया। दामिने कोह मतलब संथाल परगना तो भागलपुर और वीरभूमि की जगह को मिला के बनाया गया, लेकिन दामिने कोह इनको दिया गया था। और यहाँ ये भू मालिक थे, अपने जमीन के मालिक स्वयं रहते थे, ठीक है। तो ये ध्यान है, इस क्षेत्र को संथाल भूमि घोषित किया गया और इसके चारों तरफ खंभे लगाकर इसकी परिसीमा का निर्धारण कर दिया गया। इस क्षेत्र को संथाल भूमि घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना है। पहाड़िया लोग उन मैदानी भागों पर बार बार आक्रमण करते थे जहां किसानों द्वारा एक स्थान पर बसकर स्थायी खेती की जाती थी। इस प्रकार के आक्रमण प्रायः अभाव और अकाल के वर्षों में होते थे। हमने पहले भी चर्चा की, आंसर जैसे मैंने बताया, इसको आप समराइज वे में लिख सकते हैं ऐसे ही। शक्ति का प्रदर्शन करने अथवा बाहरी लोगों के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए किए जाते थे।
तो ये पहाड़ी लोग बार बार क्यों आक्रमण करते थे? ताकि अपनी पावर बढ़ा सकें और बाहरी लोगों के साथ बार्गेन कर सकें कि देखो अगर नहीं करोगे तो हम इतना आक्रमण करेंगे, और हुआ भी, उनसे फिर समझौता करना पड़ा। इस प्रकार मैदानों में रहने वाले लोग प्रायः पहाड़ी लोगों को आक्रमण से भयभीत रहते थे। मैदानों में रहने वाले जमींदार पहाड़िया लोगों के आक्रमणों से बचाव के लिए पहाड़िया मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज का भुगतान करते थे। ठीक है ना, खिराज यानी उनको टैक्स या कुछ चढ़ावा देते रहते थे। व्यापारियों को भी पहाड़िया लोगों द्वारा नियंत्रित मार्गों का प्रयोग करने के लिए पथकर का भुगतान देना पड़ता था, यानी आप कह सकते हैं रोड टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो व्यापारियों को रोड टैक्स देना पड़ता था, किसको? पहाड़िया लोगों को। तो आप लिख सकते हैं कि ये लोग अपना एक तरह का संघर्ष करते थे और पथ कर भी वसूलते थे। पथ कर, रोड टैक्स भी वसूलते थे व्यापारियों से। ये पहाड़िया वाले, पहाड़िया जातियों में आ सकता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। किंतु संथाल लोगों को जमींदारों और व्यापारियों के साथ संबंध प्रायः मैत्रीपूर्ण रहते थे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, जमींदारों के साथ, ठीक है ना, और व्यापारियों के साथ मैत्रीपूर्ण। जमींदारों व्यापारियों से मैत्रीपूर्ण संबंध, मैत्रीपूर्ण संबंध। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अंतर था पहाड़ियों और संथालों में। ठीक है, ये एक मैंने समरी आपके लिए बना दी, जिससे आप पहाड़ी और संथाल जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना, जो दो महत्वपूर्ण ग्रुप्स हैं जिनका आंसर आपसे पूछा जा रहा है, इसको आप विशेष रूप से बता सके। ठीक है, इसको हेडलाइन कर देते हैं। ये हो जाएंगे पहाड़ियां, ठीक है, और ये हो जाएंगे संथाल जनजाति। ठीक है, संथाल। और इसका 1855-56 में विद्रोह भी हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। कौन कौन इसमें प्रमुख था? सिद्धू और कानू। ठीक है, जहरीले बाड़ों का प्रयोग किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसको आप ध्यान रखेंगे। हालांकि हमने सारी चीजें वन शॉट में रिवीजन की हुई हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, तो और साहूकारों और व्यापारियों से क्या करते थे? ये लेन देन भी करते थे, पैसे का आदान प्रदान भी करते थे, इसलिए संबंध इनका हमेशा ठीक रहता था उनके साथ। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत में रैयत समुदाय के जीवन को कैसे प्रभावित किया? देखिए, जब अमेरिका में सिविल वॉर हुआ, जब गृह युद्ध हुआ, तो अमेरिका से बहुत बड़े मात्रा में कॉटन ब्रिटेन जाया करता था, और वहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी चल रहा था, जहां पर बहुत ज्यादा जरूरत थी कॉटन की या रॉ मटेरियल्स की। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब वहां से गृह युद्ध शुरू हुआ और कॉटन की सप्लाई कम हुआ, तो फिर भारत से बहुत ज्यादा कॉटन जाने लगा, और यहाँ के किसानों के लिए कॉटन की सप्लाई की डिमांड बढ़ गई। तो जब यहाँ के लिए डिमांड बढ़ गई, तो कुछ दिन तो यहाँ के किसानों को ठीक फायदा हुआ, बाद में वहां सब कुछ शांत हो गया, तो फिर यहाँ के कॉटन की डिमांड घट गई, और यहाँ टैक्स तो बढ़ ही चुका था, तो किसानों को फिर बहुत नुकसान होने लगा। जब 1861 में क्या हुआ, अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया, तो ब्रिटेन के कपास क्षेत्र में तहलका मच गया। अमेरिका से आने वाली कच्ची कपास के आयात में काफी गिरावट आ गई, और 1860 दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग अमेरिका से आता था। मतलब 3/4 जो था वो केवल अमेरिका से ही आता था, और वहां गृह युद्ध हो गया। ऐसे में ब्रिटेन के सूती वस्त्रों के निर्माता काफी लंबे समय से अमेरिकी कपास पर अपनी निर्भरता के कारण बहुत परेशान हो गए, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, और अमेरिका जैसी बढ़िया कपास न तो भारत में थी और न मिस्र में पैदा होती थी। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था और वहां कपास की बहुत जरूरत थी, लेकिन वहां पर गृह युद्ध हो गया, तो बड़ी समस्या हो गई कि अब उतना कपास और उतनी अच्छी क्वालिटी के कपास कहां से आए। तो बहुत बड़ा प्रेशर हुआ, और उसने फिर भारत के कपास और किसानों को प्रभावित किया। कैसे किया उसको थोड़ा देखते हैं। अब देखिए, कई तरीके से इन्होंने जो है ये गृह युद्ध जो रहा, इसने भारत के रैयत समुदायों को प्रभावित किया। अब एक एक करके देखते हैं। ब्रिटेन के सूती वस्त्र निर्माता अमेरिकी कपास पर अधिक निर्भरता कम करने के लिए काफी समय से कपास की आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत की खोज कर रहे थे। अब ब्रिटेन में देखिए, मैंने आपको बताया ना, लगभग 3/4 जो प्रोडक्शन के लिए कपास की जरूरत पड़ती थी वो अमेरिका से आता था, और वहां के भी जो सूती निर्माता थे, जो कपास के कपड़ों के निर्माता थे, उससे बनने वाले कपड़ों के जो निर्माता थे, उनकी ये कोशिश थी कि इस निर्भरता को कम किया जाए। यानी अब क्या किया जाए, कोशिश की थी कि कहीं और से मंगाया जाए। ठीक है, भारत की भूमि और जलवायु दोनों ही कपास की खेती के लिए उपयुक्त थी। यहाँ की भी जो भूमि और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कपास के लिए बढ़िया था, और यहाँ श्रम भी, लेबर भी सस्ता था।
तो 1861 में अमेरिकी गृहयुद्ध आरंभ हो जाने की वजह से ब्रिटेन ने भारत को अधिकाधिक कपास निर्यात का संदेश भेजा। तो भारत में ये रोल है, अब वैसे भी जानते हैं कि भारत को यहां से कच्चा माल का निर्यातक तो बना ही दे गया था। तो 1861 में जो गृहयुद्ध हुआ तो ये संदेश आया कि अब यहां से ज्यादा कपास भेजा जाए। फलतः बंबई में कपास के सौदागरों ने कपास की आपूर्ति का आकलन करने और कपास की खेती को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने के लिए कपास पैदा करने के लिए जिलों का दौरा किया कि किन जिलों में ज्यादा हम कपास पैदा कर सकते हैं। जब कपास की कीमतों में उछाल आया तो बंबई के कपास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए शहरी साहूकारों को अधिक से अधिक अग्रिम राशियों में एडवांस दिया गया ताकि वो भी आगे उन ग्रामीण ऋणदाताओं को जिन्होंने उपज उपलब्ध कराने का वचन दिया था उनको दे सके। अब देखो, अब खेल शुरू होता है। हुआ क्या, ये आंसर आप देख सकते हैं कि जब कपास का डिमांड बढ़ा तो डिमांड बढ़ने के लिए कपास चाहिए था, तो फिर जो कपास का एक्सपोर्ट करने वाले लोग तो उन्होंने साहूकारों को खूब पैसा एडवांस में दिया कि आप किसानों को खूब टैक्स बांटो, खूब लोन बांटो, और उनसे बोलो कि ये खूब लोन ले लो और खूब ज्यादा कपास उगाओ। और बाद में फिर क्या हुआ, कपास का जरूरत ही कम हो गया। अधिक से अधिक मात्रा में राशि उधार दे सकें, जो लोग वादा करते थे कि हम कपास उत्पादन करके देंगे उनको ज्यादा लोन दे दिया। जब बाजार में तेजी आती तो ऋण आसानी से मिल जाता था क्योंकि ऋणदाता अपनी उधार दी गई राशियों की वसूली के बारे में अधिक आश्वस्त रहता था। उपयुक्त बातों का दक्कन के देहाती इलाकों में काफी असर हुआ। दक्कन के गांवों के रैयतों को अचानक असीमित ऋण उपलब्ध होने लगा, उनको खूब पैसा मिलने लगा। उन्हें प्रति एकड़ 100 रुपया अग्रिम राशि दी जाने लगी। साहूकार भी लंबे समय तक ऋण देने के लिए एकदम तैयार हो गए। तो साहूकारों ने कहा ठीक है, चलो हम ज्यादा दिन के लिए तुमको ऋण दे देंगे और तुम हर एकड़ पे 100 रुपया लोन ले लो और खूब कपास उगाओ। जब तक अमेरिका में संकट की स्थिति बनी रही तब तक बंबई दक्कन के कपास का उत्पादन बढ़ता गया। 1860 से 64 के दौरान कपास उगाने वाले एकड़ों की संख्या दोगुनी हो गई। 1862 तक स्थिति यह आई कि ब्रिटेन में जितना भी कपास का आयात होता था उसका 90% भाग भारत से जाने लगा। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ रही है। तो जब तक अमेरिका में स्थिति गड़बड़ रही तब तक क्या दिख रहा था कि भारत में खूब ज्यादा एडवांस लोन दिए गए और भारत के किसानों को प्रोत्साहित किया गया कि ठीक है आप ज्यादा से ज्यादा लोन बांटिए, और उससे फिर क्या हुआ कि उन किसानों को मिल गया पैसा और वो लोग कपास की दुगनी के उपज करने लगे और क्या हुआ 90% हिस्सा कपास का भारत से जाने लगा। इस तेजी में भी सभी कपास उत्पादकों को समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। कुछ धनी किसानों को तो लाभ अवश्य हुआ लेकिन अधिकांश किसान कर्ज के बोझ से और अधिक दब गए। तो अब क्या हुआ, शुरू में तो लगा कि चलो प्रोडक्शन करने के लिए बहुत कर्जा मिल रहा है, लेकिन इससे एक प्रेशर भी बन रहा था, इससे कर्जा भी बढ़ रहा था और कर्जे के नीचे लोग दब रहे थे। और कुछ दिन बाद जब इस कपास की डिमांड कम हो गई तो कपास खेतों में रह गया, लोगों ने खरीदना बंद कर दिया और लोगों का ऋण बढ़ता गया। जिन दिनों कपास के व्यापार में तेजी हो रही, भारत के कपास व्यापारी अमेरिका को स्थायी रूप से विस्थापित करके कच्ची कपास के विश्व बाजार को अपने कब्जे में करने के सपने देखने लगे। 1861 में बॉम्बे गजट के संपादक ने लिखा था कि दास राज्यों को विस्थापित करके लंकशायर को कपास का एकमात्र आपूर्तिकर्ता बनने से भारत को कौन रोक सकता है। यानी भारत में ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखे जाने लगे कि अब तो जो दास देश हैं, अमेरिका को दास देश कहा जाता था, वहां स्लेवरी प्रतिष्ठा, तो ये बोला गया कि अब उन देशों को हटा के और अब भारत ही कपास का निर्यातक बन जाएगा। भारत में ही से ही ज्यादा कपास लंकशायर ये ब्रिटेन का शहर था जहां बहुत ज्यादा कपास की जरूरत पड़ती थी, तो यहां ख्वाब देखे जाने लगे। लेकिन 1865 तक ऐसे सपने आने बंद हो गए। जब अमेरिका में गृहयुद्ध समाप्त हो गया तो वहां कपास का उत्पादन फिर से चालू हो गया और ब्रिटेन में भारतीय कपास के निर्यात में गिरावट आती चली गई। तो वहां तो ऑलरेडी कपास में बहुत कमी आ गई थी, तो वहां जब उत्पादन शुरू हुआ तो सस्ते दाम में मिलने भी लगा ब्रिटेन वालों को, तो यहाँ के उत्पादन की डिमांड घट गई। महाराष्ट्र में निर्यात व्यापारी और साहूकार अब दीर्घावधिक ऋण देने से उत्सुक नहीं रहे। उन्होंने यह देख लिया कि भारतीय कपास की मांग घटती जा रही है और कपास की कीमतों में गिरावट आ रही है। तो जिन किसानों को आदत पड़ गई थी लंबे समय तक लोन लेने के लिए, अब उनको लोन मिलना ही मुश्किल हो गया। इसलिए उन्होंने अपना कार्य व्यवहार बंद करने, किसानों को अग्रिम राशियां प्रतिबंधित करने और बकाया ऋणों को वापस मांगने का निर्णय लिया। इन परिस्थितियों में किसानों की दशा अत्यधिक दयनीय हो गई। तो स्थिति कहां से शुरू हुई, 1861 का गृह युद्ध कहां, अमेरिका में। ठीक, इसके कारण भारत में क्या हुआ, अग्रिम ऋण। ठीक है, अग्रिम ऋण मिलने लगा किसानों को, और ये जिसको कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा दिनों के लिए ऋण मिलता था, मतलब दीर्घावधि के ऋण, दीर्घावधि ऋण मिलने लगा किसानों को। ठीक है, इससे क्या हुआ, कपास की निर्यात बढ़ा, कपास का जो निर्यात था वो बढ़ गया। ठीक है,
इसके अलावा फिर क्या हुआ, 1865 आते आते गृह युद्ध समाप्त हो गया। गृह युद्ध समाप्त। कहां का ये गृह युद्ध था? यूएसए अमेरिका का। ठीक है, अब भारतीय कपास की मांग में कमी आ गई। ठीक है, कपास के मांग में कमी। ठीक है, और यहीं से सारा खेल पलट गया। ठीक है, अब ऋण भी किसानों को मिलना बंद हो गया या कम हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि किसानों का इतिहास लिखने में सरकारी स्रोतों के उपयोग के बारे में क्या समस्याएं आती हैं? यानी सरकारी जो स्रोत थे, सोर्सेस थे, उनके द्वारा अगर हम किसानों का इतिहास लिखना चाहें तो क्या दिक्कत आएगी? यह सत्य है कि इतिहास के पुनर्निर्माण में सरकारी स्रोत जैसे राजस्व अभिलेख, सरकार द्वारा नियुक्त सर्वेक्षणकर्ताओं की रिपोर्टों और पत्रिकाओं आदि का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन किसानों का इतिहास लिखने में सरकारी स्रोतों का उपयोग करते समय लेखक को निम्नलिखित समस्या का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन बेसिकली ये है कि जो गवर्नमेंट सोर्सेज हैं, जो उनके द्वारा छापी गए अभिलेख हैं या जो उनके द्वारा पेश किए गए रिकॉर्ड हैं, उन रिकॉर्डों से अगर हम इतिहास निकालने जाएं तो क्या समस्याएं आएंगी? सरकारी स्रोत वास्तविक स्थिति को निष्पक्ष वर्णन नहीं करते। जाहिर सी बात है, सरकार जो चीज लिखेगी वो दिखाएगी कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और किसी को कोई समस्या नहीं है, तो जो वास्तविक स्थिति है वो नहीं मिल पाती है। ठीक, अतः उनके द्वारा प्रस्तुत विवरणों को पूरी तरह सत्य नहीं माना जा सकता। एक तो बात यह है कि वो जो कहेंगे वो पूरी तरह सही नहीं रहेगा। सरकारी स्रोत विभिन्न घटनाओं के संबंध में किसी न किसी रूप से सरकारी दृष्टिकोण और अभिप्रायों के पक्षधर होते हैं। वो हमेशा दिखाएगा कि सरकार ने जो किया है, सरकार ने जो कदम उठाए वही सही है, और वे विभिन्न घटनाओं का विवरण सरकारी दृष्टिकोण से ही करते हैं। यानी गवर्नमेंट के जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज्यादा बताने का प्रयास किया जाएगा। सरकारी स्रोतों की सहानुभूति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के प्रति ही होती है। वे किसी न किसी रूप में पीड़ितों के स्थान पर सरकार के ही हितों का समर्थक होते हैं। उदाहरण के लिए दक्कन दंगा आयोग जो बनाया गया, इसको जो नियुक्ति की गई, ये विशेष रूप से ये पता लगाने के लिए की गई थी कि सरकारी राजस्व की मांग का विद्रोह के प्रारंभ में क्या योगदान था, अथवा क्या किसान राजस्व की ऊंची दर के कारण विद्रोह के लिए उतारू हो गए। आयोग ने संपूर्ण जांच पड़ताल करने के बाद जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें विद्रोह का प्रमुख कारण ऋणदाताओं अथवा साहूकारों को बताया गया। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि सरकारी मांग किसानों की उत्तेजना अथवा क्रोध का वर्णन बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो दक्कन दंगा आयोग आया, जिसमें दक्कन के किसानों ने जो विद्रोह किया था, वो बेसिकली ठीक है, साहूकारों से परेशान वो थे, लेकिन असल रीजन तो अंग्रेजी नियम कानून थे ना। इतना ज्यादा टैक्स का दर बना दिया गया, लगान की दर इतनी ऊंची कर दी गई कि उसको चुकाने में किसानों को समस्या हो रही थी, इसलिए वो बार बार ऋण ले रहे थे, और ऋण जब ले रहे थे तो उत्पादन भी कम हो रहा था, तो ऋण के कारण उनको समस्या आ रही थी। तो यहां पर जो ये दक्कन दंगा आयोग का रिपोर्ट आया, अगर उसको सरकारी स्रोत माने और उसको पढ़ के हम इतिहास लिखना चाहें तो हम सरकारी कारणों को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ये बायस्ड होते हैं, ये क्या करते हैं, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू को ज्यादा बताते हैं। किंतु आयोग इस प्रकार की टिप्पणी करते हुए यह भूल गया कि आखिर किसान साहूकारों की शरण में जाते क्यों थे। वास्तव में सरकार द्वारा निर्धारित भू राजस्व की दर इतनी अधिक थी कि वसूली के तरीके इतने कठोर थे कि किसान को विवशता पूर्वक साहूकार की शरण में जाना पड़ता था। इसका स्पष्ट अभिप्राय यह था कि औपनिवेशिक सरकार जनता में व्याप्त असंतोष अथवा रोष के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानने के लिए तैयार नहीं थी। जाहिर सी बात है, अभी हमने चर्चा की कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट या जो औपनिवेशिक सरकार थी, वो कभी इस बात पर मानने को तैयार ही नहीं थी कि हमारे नियमों के कारण या हमारे चलते कोई इस तरह की समस्या आ सकती है। उनको लग रहा था कि नहीं, साहूकार और किसानों का मामला था, हम तो निष्पक्ष थे, हमसे तो कोई गलती हुई नहीं थी, है ना। तो इतिहास लेखन में सरकारी स्रोतों का उपयोग करते हुए कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए, और वो ये रखा जाना चाहिए कि सरकार हमेशा अपनी बात करेगी। क्या क्या ध्यान रखा जाना चाहिए? सरकारी रिपोर्टों का अध्ययन अत्यधिक सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। सावधानी पूर्वक यानी ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई जो रिपोर्ट अगर कोई आई है, कोई अगर डाटा दिया जा रहा है तो कितना सही है, क्या इसमें सभी पॉइंट ऑफ व्यूज को इंक्लूड किया गया है कि नहीं किया गया है। सरकारी रिपोर्टों से उपलब्ध साक्ष्य का मिलान समाचार पत्रों, गैर सरकारी विवरणों और वैधिक अभिलेखों आदि से उपलब्ध साक्ष्यों से करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। तो मान लीजिए जैसे अगर कोई सरकारी अभिलेख है और उसमें लिखा हुआ है कि सब लोग अमीर हैं, कोई गरीब नहीं है, सारी व्यवस्था यहाँ पर ठीक है, ठीक,
तो कम से कम उस समय के समाचार पत्र, वहां के जो लेख हैं, वहां के लोगों का जो विश्लेषण है, उससे इन चीजों को मैच कर लीजिए कि जो कहा गया वो सही है कि नहीं है। तो ये सावधानी रखना चाहिए इतिहास लिखते समय, ठीक है। अब देखिए एक बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उपमहाद्वीप के बाह्य रेखा मानचित्र में इस अध्याय में वर्णित क्षेत्रों को अंकित कीजिए। यह भी पता लगाइए कि क्या ऐसे में कोई इलाके थे जहां इस्तमरारी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। ऐसे इलाकों को मानचित्र में अंकित करिए। तो मानचित्र के हिसाब से बताना है। तो अध्याय में वर्णित क्षेत्र बंगाल, जिसमें बिहार, उड़ीसा सहित मद्रास प्रेसिडेंसी, सूरत, बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास के कुछ इलाके, उत्तर पूर्वी भारत में पड़ने वाले पहाड़ियां और संथाल लोगों के स्थान, इन चीजों की ज्यादा चर्चा की गई इस चैप्टर में। अब इन मैप में देखते हैं वो चीजें कहां हैं। इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल में शुरू किया गया और रैयतवाड़ी दक्षिण भारत, मद्रास और महाराष्ट्र में शुरू किया गया। इन ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनको हम मैप में जरा देख लेते हैं। तो अगर सबसे पहले हम यही देखने की कोशिश करें कि इस्तमरारी व्यवस्था कहां थी, परमानेंट सेटलमेंट कहां थी, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो ये क्षेत्र है, ये भारत के नक्शे पे आप देख सकते हैं। अगर इंडिया का ये मैप है तो ये जो पूरा इलाका था, ये पूरा इलाका कहां था, या ये पूरा इलाका जो है वो इस्तमरारी या परमानेंट सेटलमेंट के लिए जाना जाता था, ठीक है। इसके अलावा जो रैयतवाड़ी समस्या है, ये आप देख सकते हैं ग्रीन में परमानेंट सेटलमेंट है, तो ये जो पूरा इलाका था ये इस्तमरारी या परमानेंट सेटल वाला, यानी इसमें बेसिकली ये बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी वो इस्तमरारी थी। इसके अलावा जितना आप ये ब्राउन, हल्के ब्राउन में देख रहे हैं ना, ये इलाका बंबई, महाराष्ट्र, ठीक है, और ये बंबई प्रेसिडेंसी थी। तो बॉम्बे, मद्रास, ये जो इलाके आप देख रहे हैं, जहां गुजरात वाला भी ये देख रहे हैं, ये क्या था, रियोतवारी सिस्टम था बेसिकली, ठीक है। रियोत यानी रैयतवारी सिस्टम, जहां पर यहां तो जमींदारी थी बेसिकली, ठीक है ना, यहां तो प्रमुख रूप से जमींदारी थी, और जमींदारी होने का मतलब यह था कि वो स्थायी बंदोबस्त, और यहां डायरेक्ट रैयत यानी किसान और औपनिवेशिक जो सरकार थी उसके बीच डायरेक्ट संबंध था, ठीक है। इसके अलावा जो ये आप इलाका देख रहे हैं हल्का रेड इलाके में, ये दिल्ली और आज का जो उत्तर प्रदेश है, पंजाब बॉर्डर में, यहां पर क्या था, महलवारी सिस्टम। इसकी चर्चा मैंने की थी। महलवारी सिस्टम से मतलब यह था कि कुछ गांवों का समूह बना दिया गया था, ग्रुप बना दिया गया था, और उन ग्रुप के जरिए इकट्ठा कर किया जा रहा था, ठीक है। और बाकी जो आप ये व्हाइट इलाके देख रहे हैं ना, ये क्या थे, ये अलग अलग राजघराने थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, जो कि ब्रिटिश इंडिया में उस समय शामिल नहीं थे। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो जगहें जैसे संथाल और पहाड़ियां, तो ये राजमहल का इलाका, यहाँ के आसपास संथाल के क्षेत्र पाए जा रहे थे, इसको हम देख रहे थे, यही पहाड़िया क्षेत्र थे। तो इन चीजों को भी आप मैप में इंपॉर्टेंट तरीके से देख सकते हैं। ये लैंड टेन्योर सिस्टम था जो इस समय का, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और मैप में इस तरह की प्रैक्टिस आपको करते रहने हैं, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के, कुछ क्या लगभग सारे एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। ये सवाल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार देखते रहिए, समझते रहिए। और जो मैंने कुछ ऐसी चीजें थी जिनके आंसर ब्रॉड वे में भी देने का कोशिश की कि उसमें से छोटे छोटे आंसर्स भी निकालने हैं तो आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमने संथाल और पहाड़ी जो प्रमुख औपनिवेशिक काल में ग्रामीण या जिसको कह सकते थे कि कंट्री साइड एरिया को जो चर्चा करना था, देहात एरिया को चर्चा करना था, वो उसमें इंपॉर्टेंट है। तो पहाड़ी और ग्रामीण वाला, संथाल वाला डिफरेंस आप जरूर ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की अपनी वेबसाइट है, यानी यूट्यूब चैनल आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी तो देख रहे हैं, उसकी अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com, जो इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां सीबीएसई या स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं। वहां पे फिर आप मेरे जो अलग अलग राजनीति विज्ञान और इतिहास का जो सिलेबस है उसको आप किसी भी बुक से कवर कर सकते हैं। क्लिक करके चैप्टर वाइज आप चीजों को देख सकते हैं क्रम में, जहां आपको एनसीईआरटी, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड पर आधारित 1 शॉट रिवीजन्स मिलेगा, कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, 1 शॉट रिवीजन। इसके अलावा जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी सारी चीजें आप मेरे साथ इसमें पढ़ सकते हैं, इतिहास में भी और पॉलिटिकल साइंस में भी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदू कक्षा 6 से 12 तक के लिए बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा आपके लिए लेकर आया है। यानी आप किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, आप बिना किसी पेमेंट को दिए हुए सभी स्टेट बोर्ड यानी यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है, इसके अलावा जो है हरियाणा बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हो, सभी स्टेट बोर्ड्स, एमपी बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए आपको कंप्लीट पढ़ाई हिंदी माध्यम में सभी सब्जेक्ट्स की यहां मिल रही है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, जिससे आप क्या कर सकें, इस चैनल को और से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, ताकि और इंपॉर्टेंट वीडियो इसमें आती रहे, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी और कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, गुड बाय।